Jai Hind, Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine and safe at home. Welcome to our online education. Myself Sengundar Sulakshna and I will be teaching you SPCC. So students, today we are here to see standard 12th SPCC chapter number 1 issues of shares from part 2. So already we have seen few parts of this chapter. So today we are here to see the part 4 of the chapter. So students, without wasting the time, let us move on with a short summarization of a revision from the previous video. So previously we have seen about the legal restrictions and provisions of the share issues. After that we have seen the irregular share, its circumstances and the effect of the irregular shares. So let us have a short revision on the portion. So legal provision की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी को सबसे पहले प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ता है, फिर ही वो पब्लिक इशू कर सकता है. पब्लिक इशू के टाइम पे वो कोई भी डिस्काउंट वाले शेयर इशू नहीं कर सकता. मैंडेटरीली 10% शेयर जो है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए दिया जाता है, जो कि वो ज़्यादा देना चाहे तो इट इज़ ओके, बट मोस्ट ऑफ उनको 10% तो देना पड़ता है. शेयर एप्लीकेशन या शेयर रिसीविंग के लिए उनको एस्क्रो बैंक अकाउंट ओपन करवाना ही पड़ता है और मिनिमम सब्सक्रिप्शन या फेस वैल्यू 5% के साथ या तो SCBI जो बोलता है उस हिसाब से उनको जो है शेयर को सब्सक्रिप्शन मिनिमम सब्सक्रिप्शन मंगवाना पड़ता है. रेदर देन दैट उनको लिस्ट ऑफ एग्रीमेंट करवाना पड़ता है शेयर कैपिटल के लिए, लिस्टिंग ऑफ शेयर्स के लिए रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के साथ, और नेक्स्ट उनको एग्रीमेंट करवाना पड़ता है जो है डेपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ. नेक्स्ट इफ यू आर सीइंग तो कंपनी को कहीं ना कहीं जो लीगल एंड प्रोविजन गाइडलाइंस जो कंपनी एक्ट और जो SCBI दे रहे हैं वो सारी चीज़ों को उनको फॉलो अप करना पड़ता है. इस तरीके से हमने जो है 14 पॉइंट्स का लीगल रेस्ट्रिक्शंस देखा था. आफ्टर दैट वी हैव सीन द इरेगुलर एंड इलीगल शेयर टॉपिक्स के अंदर, शेयर अलॉटमेंट के अंदर इरेगुलर के बारे में. जब भी कोई कंपनी प्रोविजंस या SCBI के गाइडलाइंस को फॉलो किए बिना जो भी शेयर को अलॉट किया जाता है उसे कहीं ना कहीं जो है इरेगुलर शेयर्स बोला जाता है. जो पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस पे देखे जाते हैं वैसे हमें 8 सर्कमस्टेंसेस दिखाए गए, जिसके अंदर हमने ये देखा कि अगर शेयर एप्लीकेशन नहीं हुआ है और उसको अलॉट कर दिया जाए तो उसे इरेगुलर माना जाएगा. प्रोस्पेक्टस अगर हमने इशू नहीं करवाया और प्रोस्पेक्टस के बिना ही हमने शेयर अलॉटमेंट कर दिया वो भी कहीं ना कहीं इरेगुलर माना जाएगा. एग्रीमेंट जो है लिस्टिंग ऑफ शेयर का ना करवाया जाए और अलॉट कर दिया जाए वो भी उस तरीके से इरेगुलर माना जाएगा. इवन एग्रीमेंट जो है डेपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ होना चाहिए, अगर वो भी नहीं हुआ तो भी वो कहीं ना कहीं इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट माना जाएगा. इस तरीके से हमने 8 पॉइंट्स डिटेल में देखा था. आफ्टर दैट इफेक्ट में भी हमने देखा 3 इफेक्ट्स देखे गए, जिसमें 2 कॉमन थे और थर्ड जो डिफरेंटली देखा गया था. इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं, जो कंपनी जो इशू के टाइम पे ही लीगल प्रोविजंस और जो SCBI का गाइडलाइंस या जो रूल्स है उसे फॉलो अप नहीं करता है और उसके अलावा शेयर अलॉटमेंट दे देता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के लिए वो रिस्क फ्यूचर में भी रह सकता है कि वो कंपनी उसको कभी भी डिसीव कर सकता है. इसीलिए उसके इफेक्ट में ये जाना जा सकता है कि जैसे ही उसका अलॉटमेंट होता है और स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है उस टाइम पे अगर जो एप्लीकेंट है उसे पता चलता है कि ये इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट है तो वो उसके लिए रिफंड के लिए और शेयर कैंसलेशन के लिए एक ऑप्शन कर सकता है, बट वो विद इन 2 मंथ्स के लिए करना चाहिए. तो फर्स्ट पॉइंट में हमने ये देखा कि स्टैट्यूटरी मीटिंग के बाद तुरंत अलॉटमेंट के बाद विद इन 2 मंथ्स के अंदर वो रिफंड के लिए कर सकता है. इवन सेकेंड पॉइंट पे भी यही सेम टॉपिक जो है वो रिपीट किया गया था, बट थर्ड में कुछ डिफरेंट था. अगर डायरेक्टर को पता था कि इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट हो रहा है या उसी ने किसी को जबरदस्ती करके यानी किसी असिस्टेंट या सेक्रेटरी को उसी ने बोला और उसी वजह से स्टैट्यूटरी लॉ और प्रोविजंस को मेंटेन ना करते हुए अगर इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट हुआ है तो उसका जो भी कंपेंसेट, कंपनी का जो भी लॉस हुआ या शेयर होल्डर का जो भी लॉस हुआ उसकी कंपेंसेट कहीं ना कहीं जो है उस कंपनी के डायरेक्टर को ही करना
पड़ेगा। तो इस तरीके से विद इन 2 ईयर्स के अंदर ये प्रोसीडिंग हो जाना चाहिए। आफ्टर 2 ईयर्स वो इतना कंक्लूड नहीं किया जाता है। तो यहाँ तक का टॉपिक हमने बहुत ही डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में देखा था। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी अब द इलीगल शेयर अलॉटमेंट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस मूव ऑन विद द फर्दर पोर्शन of the chapter from the PDF in the further video. So students, now let us move on with the today's topic. So today we are going to start up with the illegal shares allotment. Last time we have seen about the irregular shares. So what is illegal share allotment? Let us see that in a very detailed manner. Allotment of share is considered illegal under the following circumstances. अगर allotment नीचे जो circumstances दिया गया है उस circumstances पे देखा जाए तो उसे illegal माना जाता है. So let us see what are the circumstances. A. Share allotment is a contract between a shareholder and the company. Such contract can be called a valid contract only when all essential elements which are required for a valid contract are present. Any allotment made in absence of such element is considered illegal. Share allotment is considered illegal from the beginning if the following elements are absent. आपको पता है शेयर अलॉटमेंट का मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो शेयर होल्डर और कंपनी के बीच में देखा जाता है। ये ऐसे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी माना जा सकता है जब उसके रिलेटेड जितने रिक्वायर्ड एलिमेंट है वो सारी एलिमेंट उसमें प्रेजेंट देखा जाए। अगर कोई भी एलिमेंट अलॉटमेंट के टाइम में प्रेजेंट ना हो और कोई किसी भी एलिमेंट के एब्सेंस में अगर हमने इस चीज़ को शेयर अलॉटमेंट में इंक्लूड किया तो कहीं ना कहीं उसे इल्लीगल माना जाएगा। तो शेयर अलॉटमेंट इल्लीगल बिगनिंग से ही माना जाएगा अगर ये एलिमेंट एब्सेंट हुए तो। So what are that element? Let us see that in a very detailed manner. Number 1, offer. The applicant who wants to become a shareholder must have applied to the company for purchase of share. Such application is called an offer. सबसे पहले offer, कोई भी एप्लीकेंट को, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मुझे अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी में शेयर होल्डर बनना है तो उसके लिए मुझे सबसे पहले शेयर परचेज करने के लिए दैट मुझे उस कंपनी में एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। ये जो एप्लीकेशन मैं उन्हें डाल रही हूँ ये कहीं ना कहीं एक ऑफर होता है मेरे तरफ से उनके लिए, उनके कंपनी में मुझे एक शेयर होल्डर की पोजीशन देने के लिए। तो फर्स्ट इज ऑफर। अगर ऑफर नहीं है, कोई भी कस्टमर ने एप्लीकेशन नहीं डाला है तो वो इल्लीगल शेयर अलॉटमेंट माना जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने एप्लीकेशन नहीं डाला बट मेरी पहचान है और पहचान की वजह से मैंने शेयर ले लिया, इसका मतलब वो इल्लीगल शेयर अलॉटमेंट माना जाएगा। एक्सेप्टेंस ऑफ offer. It is necessary that the company must accept the offer when director passes a resolution for share allotment. The offer is said to be accepted by the company. ये necessary हो जाता है कि जो कंपनी है उस कंपनी उस ऑफर को एक्सेप्ट करे। उसके अलावा जो भी डायरेक्टर कोई भी रिजोल्यूशन, आपको पता है एक पर्टिकुलर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है शेयर अलॉटमेंट के लिए, उसके बाद ही शेयर अलॉटमेंट या शेयर इशू किया जाता है। इसीलिए ये ऑफर कंपनी को एक्सेप्ट, मैंने तो डाल दिया बट अगर वो कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगा और फिर मुझे शेयर अलॉट नहीं होंगे और फिर अगर एक्सेप्ट किए बिना भी अगर शेयर अलॉटमेंट हुआ तो वो कहीं ना कहीं इल्लीगल शेयर अलॉटमेंट माना जाएगा। यानी मेरा ऑफर कहीं ना कहीं कंपनी के थ्रू एक्सेप्ट होना चाहिए, जो रिजोल्यूशन पास किया उसके हिसाब से एक्सेप्ट होना चाहिए। इन्फॉर्मिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर. The company must inform shareholders about the acceptance of application. When an allotment letter is sent to the applicant by the company, it is said that acceptance of offer has been इन्फॉर्म्ड। अगर कोई भी इन्फॉर्मिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, अगर कोई कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया, जैसे मैंने एप्लीकेशन डाला, वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया तो कंपनी को शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया है हमसे। जब भी अलॉटमेंट लेटर जो भी कंपनी है वो एप्लीकेंट को भेजेगा और ये बोलेगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो हमने एक्सेप्ट कर लिया और उसके बदले में आपको जो है शेयर अलॉटमेंट किया गया है। इस तरीके का एक एक्सेप्टेंस ऑफर का लेटर मिलना चाहिए, इंफॉर्मेशन एप्लीकेंट तक पहुंचाना चाहिए। कंसिडरेशन इज सेड टू बी पेड व्हेन द अमाउंट स्पेसिफाइड अगेंस्ट अलॉटमेंट इज पेड बाय द
एप्लीकेशन। फिर कंसिडरेशन होता है। कंसिडरेशन का मतलब हम एप्लीकेशन के लिए एक पेमेंट देते हैं, और इवन अलॉटमेंट जब होता है तब हमें एक पेमेंट, एप्लीकेशन के टाइम पे हमें एक पेमेंट करना पड़ता है, अलॉटमेंट में टाइम में हमें एक पेमेंट करना पड़ता है। यू नो दैट शेयर कैपिटल, अगर आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, यू मस्ट बी नोइंग एप्लीकेशन के टाइम पे फेस वैल्यू या फेस वैल्यू से ज़्यादा जो एसबीआई ने कंसिडर किया उतना अमाउंट मंगाया जाता है। उसके बाद जो है अलॉटमेंट के टाइम पे एक पर्टिकुलर अमाउंट मंगाया जाता है। तो कंसिडरेशन का मतलब अलॉटमेंट के टाइम पे जो अमाउंट पे किया जाता है उसे कंसिडरेशन बोला जाता है। यहाँ पे खत्म होता है ए पोर्शन, जिसमें हमें एसेंशियल इतने सारे 4 चीजों का इंक्लूडेंट रखना पड़ता है। फिर बी दिया गया, लेट अस रीड दैट। If shares are allotted against the provision of article, that allotment is considered illegal। आपको पता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स के प्रोविजन होते हैं शेयर इशू के लिए कंपनी में। अगर कोई भी अलॉटमेंट इस प्रोविजंस के खिलाफ किया गया हो तो भी उसे इलीगल माना जाएगा। इफ शेयर्स आर अलॉटेड बाय एन इंडिविजुअल डायरेक्टर, इट इज said to be illegal as per the Companies Act। share can be allotted by the board of directors only। सो अगर कोई इंडिविजुअल डायरेक्टर, जैसे 4 डायरेक्टर है, उसमें से किसी एक डायरेक्टर ने उनके पहचान वाले को डायरेक्टली अलॉटमेंट कर दिया तो वो इलीगल माना जाएगा। कंपनी एक्ट के हिसाब से सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिसाइड करके ही अलॉटमेंट करना चाहिए। सो पॉइंट नंबर 4, इफ शेयर्स आर अलॉटेड बाय वायलेटिंग essential provision for listing of shares on stock exchange, that allotment is considered illegal। so अगर शेयर जो अलॉट किया गया है वो कोई भी एसेंशियल प्रोविजन को तोड़ते हुए, हमने जो कंपनी के लिए प्रोविजन किया उस प्रोविजन को, उस लीगल प्रोविजन को तोड़ते हुए अगर कोई शेयर अलॉटमेंट किया गया और वो उस लिस्टिंग ऑफ शेयर ऑफ एक्सचेंज में भी ना बताया गया तो उस अलॉटमेंट को भी इलीगल माना जाएगा। सो इधर खत्म होता है द इलीगल shares allotment का detail। so here one paragraph is been given up, let us read that and know that in a very detailed manner। Legal share allotment is void from the beginning। No application is required to be made to consider it illegal। Share allotment is illegal when provision under the Company Act or other act has been violated। Illegal share allotment को void माना जाता है। void in the sense गलत, यानी अभी इसको रद्द कर दिया जाता है, इसको कहीं माना ही नहीं जाएगा, वैसे माना जाता है। कोई एप्लीकेशन उसके लिए डालने की लिए जरूरत नहीं है कि ये इलीगल अलॉटमेंट है ऐसा। शेयर अलॉटमेंट अगर इलीगल है तो जो भी कंपनी का प्रोविजन है उस प्रोविजन को अगर उन्होंने तोड़ा है तो उस एक्ट को भी उन्होंने तोड़ा है, ये माना जाएगा। ठीक है। सो नाउ डिफरेंस बिटवीन द इरेगुलर एंड इलीगल अलॉटमेंट। सो इलीगल और इरेगुलर में क्या फ़र्क है? इरेगुलर मतलब जहाँ पे कुछ चीज़ें फॉलोअप ना होना, इलीगल मतलब जो गैर कानूनी यानी विदाउट लीगल प्रोविजन ही किए जाना उसे इलीगल माना जाएगा। सो एज यूजुअल SR नंबर पॉइंट्स irregular share allotment and illegal share allotment। First is the meaning, I'm going to read it out, the meaning of both, listen it out carefully। share allotment made by violating provisions of company and act regarding regular share allotment is called irregular share allotment। share allotment made by violating provision of lawful contract under Indian Contract Act and provision of legal share allotment under Company Act is called इलीगल शेयर अलॉटमेंट। तो शेयर जो भी अलॉट किया जाता है कंपनी के प्रोविजन के हिसाब से, यानी कंपनी की जो प्रोविजन है उसको तोड़ के जो रेगुलर शेयर अलॉटमेंट का प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर ना फॉलो करते हुए जो अलॉटमेंट किया जाता है उसे इरेगुलर अलॉटमेंट माना जाता है। जबकि इलीगल में कंपनी का तो जो लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया वो भी तोड़ा, उसके साथ साथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर लीगल शेयर अलॉटमेंट जो हमारा अंडर कंपनी एक्ट के अंदर आता है, कंपनी एक्ट पर्टिकुलरली सारे कंपनी को ये चीज़ तो फॉलो करना है, उस तरीके से जो अलॉटमेंट दिया गया है उसको भी अगर हम तोड़ के जब शेयर अलॉट करते तो उसे इलीगल माना जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट वन में कंपनी ने जो खुद अपने प्रोविजन बनाए उसको तोड़ के रेगुलर इशू की जगह दूसरी तरीके से जब फर्स्ट बार विदाउट प्रोविजन फॉलो अप किए जब इशू करता है तो उसे इरेगुलर बोला जाएगा। जबकि इलीगल का मतलब कंपनी का लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट को भी तोड़ा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो प्रोविजन है उसका भी पालन ना करते हुए जब हम इशू करेंगे उसे इलीगल माना जाएगा। सर्कमस्टेंसेस,
तो कौन से सर्कमस्टेंसेस पे ये देखा जाता है. शेयर अलॉटमेंट बिकम्स इरेगुलर व्हेन अलॉटमेंट इज मेड बिफोर रजिस्टरिंग prospectus, before receipt of minimum subscription, and share allotment is made without receiving required amount application money on share subscribed. Share allotment is considered as illegal when offer is not made by an applicant, offer is not accepted, except of offer not informed by the company, or there is absence of consideration. So कौन से circumstances पे ये देखा जाता है. शेयर अलॉटमेंट की अगर हम बात करते हैं, इरेगुलर अलॉटमेंट में जो हमारा प्रोस्पेक्टस को रजिस्टर करवाना पड़ता है इशू के पहले, वो हमने नहीं करवाया. मिनिमम सब्सक्रिप्शन, एप्लीकेशन के टाइम पे जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ का, वो भी हमने नहीं लिया. उसके बाद जब हमने एप्लीकेशन मनी भी नहीं लिया, शेयर अलॉटमेंट करते वक्त भी हमने पैसे नहीं लिया. इस तरीके से कोई पैसे लिए बिना जब हमने कोई अलॉटमेंट कर दिया और प्रोस्पेक्टस को भी इशू नहीं करवाया तो उसे इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट माना जाएगा. जबकि इलीगल शेयर अलॉटमेंट के अंदर अलॉटमेंट का जो ऑफर ही नहीं हुआ, एप्लीकेंट ने उसका ऑफर ही नहीं रखा, फिर भी उस ऑफर के बदले उसको अलॉटमेंट कर दिया गया, उसका ऑफर एक्सेप्ट भी नहीं हुआ, और एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर का जो लेटर होता है, इंफॉर्मेशन जो कंपनी के थ्रू उसको मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिला, यानी कोई प्रोसीजर नहीं हुआ बट उसको शेयर अलॉट कर दिया गया, तो उसे भी इलीगल शेयर अलॉटमेंट माना जाएगा. नेक्स्ट, इट इज इफेक्ट. Irregular allotment is voidable at the option of the shareholder, and if he is required to take certain steps within a time limit for the same. The allottee of the share is not required to take any step for cancellation of allotment because such allotment is void from the very beginning. अगर irregular allotment हुआ है और शेयर होल्डर चाहता है कि उसके शेयर्स कैंसिल किए जाए, वो इरेगुलर अलॉटमेंट है, अगर वो अपनी सेफ्टी चाहता है और वो चाहता है कि इरेगुलर है, मुझे ये नहीं रखना है, तो सर्टेन टाइम के अंदर उसको एक्शन लेना पड़ेगा, स्टेप्स लेना पड़ेगा और उसको वॉइडेबल यानी उसको रद्द करवा सकता है. जबकि जो इलीगल में जो अलॉटी मिलता है उसको तो ऑलरेडी शुरुआत से ही ये वॉइड यानी खारिज किया हुआ, जिसे हम वैलिड ही नहीं मानते, वैसा वाला एक ट्रांजैक्शन ही माना जाता है. इसीलिए उसको कैंसिलेशन का कोई स्टेप नहीं करना पड़ता, वो अपने आप ही कैंसिलेशन में देखा जाता है. इफेक्ट ऑन मेंबरशिप. Membership ends by eliminating name of shareholder from the register of members if share allotment is considered void respective to irregular share allotment. There is no question of cancellation of membership under illegal share allotment as member has been not awarded. अगर इफेक्ट ऑफ मेंबरशिप की बात करते हैं, शेयर होल्डर एक मेंबर होता है, कंपनी का रियल ओनर होता है, तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मेंबरशिप एंड हो जाता है जब शेयर होल्डर रजिस्टर करवाता है कि उसको जो अलॉटमेंट किया गया वो इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट है, इसलिए वो वॉइड है. ऐसा अगर वो रिस्पेक्टफुली मानेगा तो वो चीज़ वहाँ पे मेंबरशिप पे इफेक्ट करता है. जबकि इलीगल में तो सवाल ही नहीं उठता, अपने आप ही मेंबरशिप कैंसिल हो जाता है क्योंकि ये एक इलीगल शेयर अलॉटमेंट था और यहाँ मेंबरशिप को कोई अवार्ड नहीं मिल जाता. अवार्ड इन द सेंस उसको बड़ा सा अवार्ड मिलता है, दैट नहीं, उसको कोई वहाँ ऑलरेडी मेंबरशिप का कोई चीज़ वहाँ पे मिला ही नहीं होता है लीगली. ओके, फिफ्थ वन इज लायबिलिटी. Responsible officer of the company for irregular allotment are liable to compensate the loss occurred by the company and the shareholders. No such steps are required to be taken under illegal allotment of share, so there is no contract. So liability की अगर हम बात करते हैं तो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर यानी जो ऑफिसर्स इसमें इंक्लूड अप हुए थे जिसने इरेगुलर अलॉटमेंट करने में जो अपना हेल्प दिया ऐसा मान सकते हैं क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रेक हुए, तो वैसे में जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर था, जैसे आपको पता है सिक्योरिटी होता है, लीड मैनेजर होता है, सेक्रेटरी होते हैं, लीड मैनेजर होते हैं, तो ये लोग होते हैं. तो रिस्पॉन्सिबल मैनेजर को कहीं ना कहीं ऑफिसर्स को, मैनेजर इन द सेंस जो ऑफिसर्स उसके साथ इंक्लूडेड है, उन लोगों को कहीं ना कहीं लायबल माना जाता है जो लॉस के लिए कंपेंसेट करेंगे, जो भी उसका लॉस हुआ, कंपनी का हुआ कि शेयर होल्डर का हुआ, वो उनको अपने तरीके से देना पड़ेगा. जबकि यहाँ पे इलीगल की अगर हम बात करते हैं ऐसा कोई स्टेप की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इलीगल अलॉटमेंट में जो शेयर हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं माना जाता है, इसीलिए उसके अंदर कोई हमें स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं लगता. सो यहाँ ख़त्म होता है द इरेगुलर एंड इलीगल का डिफरेंस बिटवीन. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द renunciations of the share, but as usual the renunciation of the share will be seen on the next video.
So I hope that you all have understood the portion in a very well manner. So now let us move on with the short summarization of the topic that we have seen today. So students, I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner. So today we have seen about the illegal share allotment and the difference between the illegal and the irregular share allotment in a very detailed manner. So you know that what is an illegal share allotment. Illegal share allotment का मतलब ये ऐसे शेयर अलॉटमेंट होते हैं जो इंडियन कंपनी एक्ट के जो प्रोविजंस होते हैं उन्हें भी फॉलो अप नहीं करते और कंपनी का भी प्रोविजन को ना फॉलो करते हुए जो अलॉटमेंट किया जाता है जो कानूनी तौर पे गलत होता है उसे इलीगल शेयर अलॉटमेंट माना जाता है। ऐसे शेयर अलॉटमेंट को शुरुआत से ही वॉइड इन द सेंस इसको वैलिड है ऐसा माना नहीं जाता है। इवन हमने देखा कि जो शेयर अलॉटमेंट होता है उसकी स्टार्टिंग इनिशियल पेस में से ही कुछ अगर चीजें फॉलो अप ना किया जाए तो फ्रॉम द बिगनिंग ही उसे वॉइड माना जाता है और उसे इलीगल अलॉटमेंट माना जाता है। जिनमें से हमने फर्स्ट एक टॉपिक के अंदर देखा कि हमें जब भी शेयर अलॉटमेंट करना है तो कुछ एसेंशियल चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है और उस प्रोविजन को फॉलो अप करना पड़ता है। अगर हम उस एसेंशियल चीजों को ध्यान ना रखें और फॉलो अप ना करें तो कहीं ना कहीं वो इलीगल शेयर अलॉटमेंट माना जाता है। जिसके अंदर फर्स्ट है ऑफर इन द सेंस जो एप्लीकेंट होता है जो पब्लिक इशू हुआ है उस इशू में उसका अगर इंटरेस्ट है तो उसको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। वो जो एप्लीकेशन देता है शेयर अलॉटमेंट के लिए उसे कहीं ना कहीं ऑफर माना जाता है। नेक्स्ट स्टेप जो ऑफर होता है उसका एक्सेप्टेंस होना। जब मैंने फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी में ABC कंपनी में शेयर खरीदने के लिए ऑफर लेटर दिया, एप्लीकेशन डाला कि मुझे आपके कंपनी का इतने शेयर्स चाहिए। अब वो जो एप्लीकेशन है अगर सामने कंपनी एक्सेप्ट ना करे और ना करते हुए शेयर अलॉटमेंट हो या ना भी हो तो उसे कहीं ना कहीं इलीगल शेयर अलॉटमेंट माना जाएगा। तो इस तरीके से ऑफर देना और ऑफर के रिप्लाई में एक्सेप्टेंस आना जरूरी है। जैसे ही शेयर एक्सेप्टेंस हो जाता है उसको इन्फॉर्म करना एप्लीकेंट तक वो भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है जिसमें कंपनी को एक लेटर लिखना पड़ता है इन्फॉर्मिंग दैट आपका ये जो पोर्शन है आपने जितना शेयर का एप्लीकेशन दिया है उसमें से आपको इतना शेयर एप्लीकेशन दिया जा रहा है। अगर ये भी नहीं हुआ तो अभी वहां पे इलीगल शेयर अलॉटमेंट माना जाएगा। उसके बाद मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेना। फॉर एग्जाम्पल अगर शेयर अलॉटमेंट कर दिया इलीगली विदाउट कोई प्रोसीजर के ही और शेयर का सब्सक्रिप्शन भी नहीं लिया गया, फ्री में ही शेयर दे दिया गया तो वो भी कहीं ना कहीं इलीगल शेयर अलॉटमेंट माना जाएगा। सो इस तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सारों को बैठ के ही कहीं ना कहीं शेयर अलॉटमेंट करना चाहिए। अगर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल डायरेक्टर ने खुद ही किसी को पर्सनली शेयर अलॉटमेंट कर दिया दैट इज ऑल्सो कंसिडर एज इलीगल वे ऑफ शेयर अलॉटमेंट। तो लीगल प्रोविजंस को यूज ना करते हुए रेदर देन दैट एसेंशियल चीज़ों को यूज ना करते हुए खुद की मन मर्जी चलाते हुए अगर आपने कहीं शेयर इशू कर दिया तो वो शेयर को इलीगल शेयर माना जाएगा जो ऑलरेडी इलीगल शेयर अलॉटमेंट में वॉइडेबल यानी जिसे हम रद्द कर देते हैं ये माना जाता है। इसके बाद हमने डिटेल में देखा डिफरेंस बिटवीन द इरेगुलर एंड द इलीगल शेयर। तो इरेगुलर शेयर में जो है कंपनी ने खुद के जो प्रोविजंस किए हैं उस प्रोविजन को फॉलो अप ना करते हुए जब वो शेयर को इशू करता है तो उसे कहीं ना कहीं इरेगुलर माना जाता है। जबकि इलीगल में जब कंपनी जो है वो कोई भी प्रोविजन को कंपनी एक्ट के प्रोविजन को या कोई भी प्रोविजन को फॉलो अप ना करते हुए खुद के मर्जी से ही शेयर इशू कर देता है तो उसे कहीं ना कहीं इलीगल माना जाता है। सर्कमस्टेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं लिया जाता है, प्रॉपर वे ऑफ अलॉटमेंट नहीं होता है, ये सारी तरीके कहीं ना कहीं इरेगुलर माना जाता है। जबकि यहाँ पे तो ऑफर ही नहीं लिया गया है, ऑफर ही नहीं लेते हुए एक्सेप्टेंस भी नहीं, इंफॉर्मेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस भी नहीं, कंफर्मिटी भी नहीं, फिर भी शेयर अलॉट हो जाता है तो अभी उसे कहीं ना कहीं इलीगल बोला जाता है। तो इस तरीके से अगर हम लायबिलिटी की
बात करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट इलीगल की बात करते हैं, जस्ट शुरुआत से ही वॉइडेबल खारिज माना जाता है, इसलिए इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जबकि इरेगुलर में अगर ये जो है किसी और रिस्पॉन्सिबल जैसे सेक्रेटरी और लीड मैनेजर करते हैं अलॉटमेंट, यू नो दैट उनकी वजह से कोई गलती हुई और इरेगुलर शेयर इशू हो गए, तो शेयर होल्डर और कंपनी का जो भी लॉस होगा वो उनको कंपेंसेट करना पड़ेगा। रेदर देन दैट यहाँ पे पूरा का पूरा अगर इसको वॉइडेबल करवाना है तो जो शेयर होल्डर है वो कभी भी विद इन द टाइम लिमिट इन्फॉर्म करके अपने शेयर्स को वॉइडेबल करके रेगुलर शेयर्स खरीद सकता है। और यहाँ पे ये इलीगल है, इसका कोई वॉइडेंस नहीं है, शुरुआत से ही ऑलरेडी वॉइडेबल ही माना जाता है। इस तरीके का डिटेल में हमने आज जो है डिफरेंस बिटवीन और इलीगल शेयर के बारे में देखा। सो आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टुडेज पोर्शन इन अ वेरी वेल मैनर। Rather that, I hope that this video was an interesting video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.